नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश में विरोध चल रहा है इसका। हालाँकि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी सिर्फ बिहार में हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाद में पूरे देश में करवाया जाए। इसलिए बिहार की विधानसभा से लेकर के दिल्ली में संसद तक इसका विरोध हो रहा है और अब पूरे विपक्ष के लोग एक सुर में कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है उसका मकसद है ढेर सारे मतदाताओं के नाम काट देना और इसकी वजह भी है। ये जो सवाल उठा रहे हैं लोग बड़े जो विपक्ष के लोग, वो उनका गैर वाजिब नहीं है उनके सवाल। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है इसी पर खड़ी है कि ये देश जो है उसमें घुसपैठिए घुसे हैं और घुसपैठिए क्या है? वो म्यांमार के लोग हैं, वो बांग्लादेशी हैं, यानी मुस्लिम आ गए। मुसलमानों की जो राजनीति की है आरएसएस की, बीजेपी की, उसी राजनीति को आगे बढ़ाया है बीजेपी। पूरे देश में आप जानते हैं कि मुसलमानों को लेकर के एक अजीब किस्म का वातावरण बना दिया। काँवड़ यात्रा निकल रही है तो रास्ते में कोई ढाबा नहीं हो जिसमें मुस्लिम का ढाबा हो। आपको आप नाम बताना है कि आप जो है मुस्लिम हो, तमाम चीज़। इनका छुपा एजेंडा हो सकता है लेकिन दूसरा जो है किसी नाम से ऐसा नहीं कर सकता। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि आप किसी का नाम जबरन जो है आप उसको नहीं कर सकते कि आप अपना साक्ष्य लगाइए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। चुनाव आयोग भी उसी ढर्रे पे चल रहा है। चुनाव आयोग ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू किया बिहार में, वो बात ही उड़ी कि ये जो है बांग्लादेशी और म्यांमार और दूसरे देशों के नागरिक भरे पड़े हैं। उनको हटाना है, उनको छाँटना है। ये सांप्रदायिक सोच था और ये मुसलमानों में भय गया कि ये जो है हम लोगों का नाम कहीं काट ना दिया जाए वोटर लिस्ट से। गाँव में ये भी अफ़वाह उड़ाई गई या कहिए बात फैलाई गई। अब किन्होंने फैलाई है तो ढूँढना सरकार का काम है, लेकिन सरकार ये सब काम करती नहीं है। सरकार भी आजकल अफ़वाह फैलाने में लगी। चुनाव आयोग का जो रवैया उसमें भी अफ़वाह शामिल हो जाती है और वो कहा गया कि जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं आएगा, राशन कार्ड उनका खत्म कर दिया जाएगा, नागरिकता उनकी खत्म कर दी जाएगी। अजीत अंजुम बिहार गए और बिहार में ढेर सारे वीडियोज़ किए उन्होंने, जिसमें चुनाव आयोग की कथनी और करनी का अंतर बतला दिया साफ-साफ। चुनाव आयोग ने कहा था कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसका मकसद है प्योर मतदाता सूची बनाना। प्योर मतलब केवल भारतीय नागरिक हो और केवल भारतीय नागरिक हो इसके लिए प्रमाण पत्र कहा गया कि आप इतने प्रमाण पत्र इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट दीजिए। हालाँकि उन डॉक्यूमेंट्स में से कई सारे डॉक्यूमेंट्स बिहार में लागू नहीं है। बिहार में है ही नहीं वो डॉक्यूमेंट्स। बाद में ये भी कहा चुनाव आयोग ने कि ये जो दस्तावेज़ों की सूची है, 11 दस्तावेज़ों की, वो सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं है। फिर इस बात पर वावेला मचा कि ये जो आधार कार्ड को आप किस आधार पे कैंसिल कर रहे हैं। आधार कार्ड चूँकि इस देश में हर जगह आधार जोड़ा गया है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाना हो, चाहे आप स्कूल में एडमिशन लेना हो या कहीं डेथ सर्टिफ़िकेट लेना हो, हर जगह आधार अनिवार्य है। पढ़ने के लिए आधार चाहिए, जॉब करने के लिए आधार चाहिए, कोई सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए आधार चाहिए। लेकिन वोटर आईडी में कहा गया कि आधार ज़रूरी नहीं। लोगों ने याचिका दायर की और याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की उसमें कहा कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटिंग कार्ड को ऐड कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा गया कि कुछ सुना नहीं, कुछ माना नहीं। 21 तारीख को जो हलफनामा दायर किया उसमें कहा कि 90% मतदाता पहले ही फॉर्म जमा कर चुके हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी वंचित न रहे और फर्जी वोटर्स को हटाना हमारी ज़िम्मेवारी है। ये भी कहा गया कि जो है नागरिकता जाँचने का काम चुनाव आयोग का नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारा ही काम है और उसका कहना है कि राजनीतिक दलों की चिंता के बाद एसआईआर करवाया। किन-किन राजनीतिक दलों ने चिंता ये ज़ाहिर की, किसी का नाम नहीं आया। अब जो कहा जा रहा है कि बीच में आपको आई होगी खबर, हमने भी इस पर चर्चा की थी कि पूरी मीडिया में एक एजेंसी ने खबर फैलाई है, पूरी मीडिया में छपा और ये छपा कि ये जो
जो बड़ी भारी संख्या में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के लोग वोटर लिस्ट में, चुनाव आयोग हैरान, मतलब भारी संख्या में पकड़े गए, ऐसा प्रचारित किया गया। लेकिन जो हलफनामा दायर किया है 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, उसमें कहीं ज़िक्र नहीं। तेजस्वी ने आज विधानसभा में भी कहा कल कि जो अब तक जमा किए गए हैं, उसमें बीएलओ ने भी नहीं कहा है, न बीएलओ, न बीएलओ, बूथ लेवल एजेंट्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स। बूथ लेवल ऑफिसर्स वो हैं, जो चुनाव आयोग ने जिनको नियुक्त किया है और वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे टीचर हो या कुछ और दूसरे छोटे पदों पर हो। और बीएलए जो हैं, वो बूथ लेवल एजेंट्स, हर पार्टी को कहा गया कि अपने-अपने एजेंट्स दीजिए आप। और उसके बाद जो है कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्स भरना ज़रूरी है, 11 डॉक्यूमेंट्स का ज़िक्र किया गया उसमें। लेकिन जो तेजस्वी ने विधानसभा में कहा और ये बात सब जगह आई कि एक भी बांग्लादेशी या एक भी म्यांमार के नागरिक या एक भी नेपाल के नागरिक नहीं पकड़े गए। ये ज़रूर आया कि इतने सारे लोग जो है कुछ 11,000 के आस-पास कहा जा रहा है कि मिसिंग है। कहा जा रहा है कि इतने लाख मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, इतने लाख अस्थायी तौर पे छोड़ कर के चले गए हैं, तमाम बातें आई। और चुनाव आयोग देखिए जो सवाल उठाया उसमें वो पूछ रहा है, तेजस्वी से उसने सवाल उठाया और पूछ रहा है कि क्या मृतकों को वोट में चुनाव में वोट डालने दें? क्या कोई व्यक्ति इस देश का ये ऐसा कहेगा? ये सवाल कितना घटिया सवाल है। क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दें? क्या मृतक चुनाव डालते वोट डालते हैं? दूसरा सवाल किया तेजस्वी से, क्या अस्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लोग वोट डालें? जो अस्थायी रूप से शिफ्ट कर चुके हैं कहीं, वो क्यों वोट डालने के लिए वहाँ आएँगे भई? कैसे आएँगे वोट डालने के लिए वहाँ, जो अस्थायी रूप से शिफ्ट कर गए हैं? क्या फर्जी वोटर घुसपैठियों को वोटिंग का हक मिले? कौन कह रहा है कि घुसपैठियों का हक? ये तो आपका काम है। घुसपैठिया अगर है, तो गृह मंत्रालय तय करेगा कि घुसपैठिया है या नहीं। खबर आ रही है कि दिल्ली में जो है, झुग्गी में, झोपड़पट्टी में जो रहते हैं बांग्ला भाषी, उनको सबको पकड़ के थाने ले जाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट दो, नहीं तो आप जो है विदेशी नागरिक। क्या है? प्रताड़ना है। क्या है नागरिकता प्रमाण पत्र क्या है? क्या भारत सरकार ने नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया है? और आप जो ये दस्तावेज़ जो गिनवा रहे हैं, 11 दस्तावेज़, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और ढेर सारी चीज़ें, क्या वो नकली नहीं बनते? नहीं बनाए जा सकते? वोटर आईडी कार्ड जो बने हुए हैं, वो सब फर्जी कैसे हैं? क्या आधार है इसका बताने का? कहीं कोई जो है तर्क नहीं और अगर मान लिया कि ये सब था, तो आप इंटेंसिव रिविज़न करते। इंटेंसिव रिविज़न क्या था? क्या कहा था चुनाव आयोग ने पहले? कि हम जो है हमारे बीएलओ घर-घर जाएँगे, 3 बार जाएँगे और 2 फॉर्म रहेगा उनके पास, एक भर करके आप अपने पास रखेंगे, ये प्रमाण होगा कि भैया हमने जमा किया है और एक बीएलओ अपने साथ ले जाएँगे जो अपलोड किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? पता चला ढेर सारी खबरें आई कि बीएलओ नहीं जा रहे हैं घर-घर, 2 फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं, प्रमाण नहीं दिया जा रहा है कि हमने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा। फिर आया कि बीएलओ खुद बैठ के भर रहे हैं, वो साइन भी कर दे रहे हैं। तमाम खानापूर्ति की गई और कहा गया कि 90% मतदाता फॉर्म हम जमा कर चुके हैं। पूरा का पूरा पूरी प्रक्रिया में जो है ढेर सारे लूप होल्स हैं। जब भर दिए गए सब ऐसे ही बीएलओ के द्वारा, तो ये गहन इंटेंसिव क्या है? तेजस्वी ने ये भी सवाल उठाया कि जब हम कर रहे थे जाति गणना, तो हमको 8 महीने का वक़्त लगा, लेकिन 8 महीने के वक़्त लगने के बाद भी यही बीजेपी के लोग कह रहे थे कि घर-घर नहीं आए, हमारे घर नहीं आए, हमारे घर नहीं आए। तो बताइए जब हम जाति गणना कर रहे थे घर-घर जाकर के, तो हमारे लिए 8 महीने कम पड़ गए इनके अनुसार और ये 25 दिन में कैसे कर दें? और 25 दिन भी नहीं, ये तो 21 तारीख को ही बता दिया कि हमने इतने परसेंट कवर कर लिया। और अब ये जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दें? क्या अस्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके सवाल लोग वोट डालें? क्या फर्जी वोटर घुसपैठियों को वोटिंग करने का हक मिले? क्या लोगों को 2-2 जगह वोटिंग का अधिकार मिले? कौन कह रहा है एक आध आदमी का नाम बताइए, कि वो कह रहा है ये चारों सवाल और ये जब सवाल किया जाएगा, ये आरएसएस का या बीजेपी का टिपिकल सवाल करने का तरीका है।
क्या भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को रहने दिया जाए? क्या इसे करने दिया जाए? ये जान के हाँ और ना में जवाब। क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दें? हाँ या ना? तो बोलिएगा नहीं। कौन कह रहा है भाई? लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आप इंटेंसिव कर रहे हो, तो इंटेंसिव होना चाहिए। तो ये जो है, जो वो कह रहे हैं, चुनाव आयोग वाले जो कह रहे हैं, कौन कह रहा है ऐसा? कोई नहीं कह रहा है। और ये टिपिकल आरएसएस भाजपाई वाला सवाल कि क्या मुसलमानों को ऐसा करने दिया जाए? ये गलत सवाल है। चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है, किसी पार्टी विशेष की संस्था नहीं। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने बर्ताव किया है, उससे साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि वो पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है। और ये जो अब ये कह रहे हैं क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दें? तो ये तो अभी जब 30 सितंबर को जब फाइनल लिस्ट निकलेगी और जब चुनाव होगा, तो उस समय भी तो लोग मरेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 30 सितंबर के बाद लोग मरना बंद हो जाएँगे, चुनाव के बाद तक बनेंगे, मरेंगे ही नहीं। उनका वोटर लिस्ट में नाम है, 30 तारीख को आ गया, उसके बाद मर गए, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे उसको? कैसे पहचानेंगे कि ये मरा हुआ आदमी वोट देने आया, कि ज़िंदा आदमी आया? तो कहेंगे कि हमारे पास जो है वोटर आईडी कार्ड होगा उसके आधार पर। तो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ, सबका बना हुआ। वोटर आईडी कार्ड से तो आज भी वो मृतकों को चिन्हित किया जा सकता है कि नहीं ये मृतक है, इसका कैसे आप वोट देने जा रहे हैं? फ़ोटो मिलाइए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वहाँ बीएलए होते हैं, हर पार्टी के एजेंट्स होते हैं। तो हम तो जानते हैं कि चैलेंज कर सकता है वो तो सब पहचानता है, पन्ना प्रमुख आप लेके घूम रहे हो, 10 वोटर पे 1 पन्ना प्रमुख आपका बैठा हुआ है बीजेपी का, नहीं पहचान रहा है वो, कौन वोट दे रहा है? तो ये ढोंग है, ये गलत बयानी है और इंटेंसिव होना ये चाहिए था कि आप जो है एक-एक व्यक्ति को छूटे नहीं इसका ख्याल रखा जाना चाहिए था। लेकिन ये पूरा नज़रिया जो है कि कैसे उनको हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ढेर सारे लोग हैं जो हमारे घर के भी लोग। अब उसके बाद अस्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। कैसे पता चलेगा अस्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं? उसकी जगह पे जिस गाँव का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ मेरा घर नहीं हो, सब बेच-बाच करके मैं निकल आया हूँ। तब समझ में आता है कि अस्थायी रूप से मैं शिफ्ट कर चुका। लेकिन मैं वहाँ जाता-आता रहता हूँ, कैसे हम मानेंगे अस्थायी रूप से मैं शिफ्ट कर गया हूँ? फिर सवाल आता है कि भाई जो है, ये घुसपैठिए को वोटिंग का हक मिले, कैसे घुसपैठिया वोट दे देगा? जब आप जो ये तो हमेशा चलता रहता है और सारे वही डॉक्यूमेंट ले नहीं रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो लोगे वही डॉक्यूमेंट लोगे, वो सारे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट बन जाएँगे। 2-2 जगह वोटिंग का अधिकार मिले, इसके लिए सिंपल था कि अगर आधार कार्ड को अगर ऐड कर देते आप, तो आधार कार्ड के आधार पर कोई डबलिंग नहीं होती। हम तो कब से कह रहे हैं। ये बहुत सामान्य चीज़ थी जिसको ऐसा प्रेज़ेंट किया है, जैसे लगे कि देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। और जो विपक्ष की पार्टियाँ जो बीजेपी कहती रहती है, आरएसएस कहता रहता है, कि जो कांग्रेस है, जो और दूसरी पार्टियाँ हैं, जो बीजेपी के साथ नहीं, वो देशद्रोही हैं, वही चुनाव आयोग कह रहा है, कि बाकी लोग देश के लिए नहीं सोच रहे हैं। ये अकेले हैं जो देश के लिए सोच रहे हैं। इसमें साफ-साफ ज़ाहिर होता है कि ये चुनाव आयोग एक खास मकसद के साथ एक खास पार्टी के लिए कर रहा है और ये आम आदमी को हरास करने का एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है, सिर्फ़ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अभी भी वोटर होंगे मृतक, अभी भी डबल होगा क्योंकि आधार कार्ड से ऐड नहीं किया है, कोई तरीका नहीं है डबल है कि नहीं है जाँचने का। जो डॉक्यूमेंट ही नहीं ले रहा, तो कैसे गहन हुआ? ये तमाम चीज़ें हैं। अब केओस मचा रहेगा, जिसका नाम छूट जाएगा वो फिर से फ़ॉर्म 6 भरेगा। फ़ॉर्म 6 भरने का मतलब होता है नया वोटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। समझिए मेरा नाम अगर छूट गया, मेरा वोटर लिस्ट में नाम था पिछले 30 सालों से और अगर अभी छूट गया तो मुझे फिर वापस ये भरना पड़ेगा। यानी मैं पहले वोटर नहीं था, नया वोटर। फिर ये पंगा आएगा। फिर ये किसी दिन कहेंगे, कि नहीं आप तो जो है 2025 में वोटर बने थे ना। हमको अभी आपके बेटे के लिए 2000 ये 1995 का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये कहेंगे देखिएगा, चूँकि इनका मकसद है परेशान करना और अभी जब सुप्रीम कोर्ट में ये बहस हुई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है। अभी क्यों अनाउंस कर रहे हैं कि हम पूरे देश में करवाएँगे? क्यों करवाएँगे पूरे देश में? तो ये पूरा का पूरा जो है गुंडागर्दी है, तानाशाही है और गलत बयानी है। विपक्ष के नेता जागरूक हुए हैं लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। पहले तो ये सवाल यही उठना चाहिए कि ये इंटेंसिव कैसे है? दूसरा सवाल ये उठना चाहिए कि आप जो चारों सवाल कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो? आपकी प्रक्रिया आप
बड़ा सिंपल है कि आपने वोटर कार्ड बनाया है, उसमें फ़ोटो लगा हुआ है, तो मृतक कैसे वोट देगा? मैं अपने पिताजी का कैसे लेके जाऊँगा आईडी कार्ड और कौन मुझे वोट देने देगा? अजीब तर्क है, अब क्या कहा जाए इसका? तो ये जो है, अब देखिए होता क्या है ये अब देखने वाली बात है कि सरकार किस तरह से चाह रही है चीज़ों को हैंडल करना। और मैं तो बार-बार बोलता हूँ कि क्या ये करोड़ों लोगों को देश से बाहर करेंगे? कैसे चिन्हित करिएगा कि ये देश का है कि नहीं? ढेर सारे हमारे देश में लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, पढ़ते नहीं हैं, कैसे तय करोगे कि कहाँ का है? समझिए मैं अपनी वाइफ़ से बात कर रहा था कि क्या तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफ़िकेट है? मेरी वाइफ़ एमए पास है, लेकिन जहाँ उसकी डिग्री तक की थी वो जो है गायब हो गई। उसने डुप्लीकेट डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया। तो हम डुप्लीकेट डिग्री के लिए अप्लाई करें तभी ना बर्थ सर्टिफ़िकेट पता चलेगा उसका। तो मेरे बेटे का नाम नहीं आएगा मतलब, क्योंकि 87 के बाद जो बच्चे हैं, उन सबको अपने माता-पिता का भी बर्थ सर्टिफ़िकेट जमा करना पड़ेगा। ये क्या है? अगर समझिए मुझे कहा जाए कि धनंजय कुमार जी आप जो है अपने पिता और अपने दादाजी का बर्थ सर्टिफ़िकेट जमा कीजिए, तो मैं कहाँ से लाऊँगा अपने दादाजी का बर्थ सर्टिफ़िकेट और पिताजी का बर्थ सर्टिफ़िकेट? कैसे लाऊँगा? मान लीजिए मेरे पास तो चलिए सारे डॉक्यूमेंट है, खेत है, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ नहीं होता, फुटपाथ में मेरा घर होता, तो मैं क्या करता? तो आप जो लूट करके गरीबों का हक छीन करके संपत्ति जमा की है तुम्हारे पुरखों ने, उसके दम पर दम दिखा रहे हैं। मन चाहे जो कानून बना दो, मन चाहो किसी को अरेस्ट कर लो, कि ये बांग्लादेशी है। नागरिकता का प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? कैसे नागरिक हैं हम कैसे पता चलोगे? पासपोर्ट से नागरिक बता दोगे आप? जो पासपोर्ट होल्डर कितने हैं देश में? तो सबको नागरिकता खत्म कर दो। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह संविधान को खत्म कर दिया जाए, मनमाना किया जाए, पूरी सत्ता पे कब्जा करके फालतू नैरेटिव गढ़ा जाए और ढेर सारे लोगों को पूरे प्रोसेस से बाहर कर दिया जाए, तमाम चीज़ों से बाहर कर दिया जाए। अब स्कूल जिस तरह से देखिए बंद किया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है? ताकि बच्चे नहीं पढ़ें, ना पढ़ेगा, ना आगे बढ़ेगा, वो भेड़-बकरी की तरह रहेगा। जब मन करेगा उनको बांग्लादेशी बता देंगे, जब मन करेगा उनको फ्रांसीसी बता देंगे, पता नहीं कहाँ-कहाँ का बता देंगे, किस आधार पर बता देंगे? और इस देश में हर काम रिश्वत पे होता है। जब फर्जी डिग्री से प्रधानमंत्री बन सकता है आदमी, तो फर्जी डिग्री नहीं बन सकती है, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है, फर्जी निवास प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है क्या? एक-एक वीडियो और एक-एक सीईओ का ट्रांसफर जब होता है कमाई वाली जगह पे, उनसे 20-20 लाख रुपया लिया जाता है। किसको नहीं पता है? भाजपा राज में और नंगापन हुआ है, इसलिए वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के जो बिजली मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि हमारी बात कोई सुनता नहीं। कौन सुनेगा आपकी बात? क्या हैसियत है आपकी? सारे अफ़सरों ने जो वहाँ पे हैं, वो पैसे देकर के आए। तो कोई 20 लाख दिया है, कोई 25 लाख दिया है, कोई 40 लाख दिया है, अच्छी जगह पोस्टिंग के लिए जो देते हैं पूरे देश भर में, तो वो निकालेगा ना, या आपकी बात सुनेगा? क्यों आपकी बात सुनेगा? कोई गैरत है आप में? क्यों चुनाव आयोग की बात सुनेगा कलेक्टर? तो कलेक्टर भी मनमानी कर रहे हैं। ये कलेक्टर भी पैसा देकर के आया। इस देश में पूरा सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। पहले जो दबे-छुपे होता था, अब खुलेआम हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी। संसद में आप बोलेंगे, विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उनके माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, उन पे मुकदमा कर दिया जाए, अर्बन नक्सल बताया जाए, उनको जेल में बंद किया जाएगा, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा कि चुप रहो। सब चुप क्यों है? कोई कलेक्टर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा कि ये गलत कर रहे हैं? सब नंगा है, सब दिखाई पड़ रहा है। ढेर सारे वीडियोज़ हैं बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के, लेकिन सबकी आँख पे पर्दा लगा हुआ है, क्योंकि दिमाग पे सटा दिया गया है। बोलोगे तो तमाम चीज़ें आ जाएँगी, लेकिन सवाल उठता है ये कब तक? विपक्ष मजबूत है, विपक्ष को ये लड़ाई लड़नी होगी। अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, देश के नागरिकों को लड़ाई लड़नी है। अगर नहीं लड़ेंगे, तो दिनों दिन स्थिति और खराब हो। गुंडे सड़क पे नंगा नाच इसे कर रहे हैं काँवड़ यात्रा को लेकर के और तर्क दे रहे हैं कि ये काँवड़ यात्री जो है, वो समाजवादी पार्टी के होंगे। ये तर्क जो है, देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है और ये तर्क गढ़ कौन-सा है? ये यही आरएसएस वाले गढ़ हैं। ये जब मन करता है मुसलमानों से मीटिंग करते हैं, उनके ठेकेदारों से मीटिंग करते हैं मुस्लिम धर्म के
और ये ठेकेदार हिंदू धर्म के बन जाते हैं, उनको ठेकेदार बनाते हैं कि तुम इस्लाम के हो ठेकेदार। और न आम मुसलमान और ना आम हिंदू इसमें कहीं शामिल है। वो जो है बेचारा है और गन्ने की तरह चूसा जाता है, तरह-तरह से। उनको मेहनत का की सही कीमत नहीं मिलेगी, उनको हर सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए पैसा देना होगा, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देना होगा। पढ़ लेंगे बच्चे तो उनको नौकरी नहीं देंगे, पेपर लीक कर देंगे, सालों-साल पेपर लीक होगा ताकि नौकरी ना मिले, फिर ऐज एक्सपायर कर जाएगा, फिर वो ठेला लगाएँगे, फिर उनको कहा जाएगा कि ठेला लगाओगे, तो यहाँ पे ₹2000 देना पड़ेगा पर मंथ, तो ₹4000 देना पड़ेगा पर मंथ, वो देंगे, फिर एक गुंडा आएगा, ये पूरा तंत्र है। तो ये सरकार है या गुंडों का तंत्र है? संवैधानिक संस्थाओं के लोग अगर इस तरह से काम करेंगे, तो देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। भक्तगण जो आज खुश हैं, भक्तगण रोएँगे कल, अगर ऐसी व्यवस्था रही, फिर तो कमाल ही होने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल किसी और विषय पे।